Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our chapter number 7 and I hope कि आपने अच्छे से उस chapter को revise कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 8 and the title of the chapter is The Making of the National Movement 1870s till 1947. So बच्चों आज के चैप्टर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं. So in this chapter we are going to understand what are the key factors that led to the emergence of nationalism in India. After that, we are going to describe what are the role of early political associations and Indian National Congress in the nationalist movement. After that, we are going to explain the significance of key events and what are the movements. And then we will analyze the contributions of leaders like Bal Gangadhar Tilak, Mahatma Gandhi and other key figures in the struggle of independence. And at last, we are going to discuss the impact of Quit India movement, the events leading to independence and the partition of India as well. तो इन सारे ही टॉपिक को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं एंड इन सारे ही टॉपिक्स को हम अच्छे से डिस्क्राइब भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बच्चों सबसे पहले है आपके पास introactive, right? So suppose you find yourself in a situation where you are restricted from doing something that is very important in your daily life. अब आप suppose करेंगे कि आप एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पे आप रिस्ट्रिक्टेड है और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते और ऐसी चीजें भी नहीं कर सकते जो कि आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हाट विल यू डू इन सच सिचुएशन? और आप ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? वुड यू अपोज द रिस्ट्रिक्शंस? क्या आप रिस्ट्रिक्शन को अपोज करेंगे और वुड यू कंप्लाई विद इट या फिर आप उसी रिस्ट्रिक्शन के साथ जिएंगे? कंसिडर अ हिस्टोरिकल सिचुएशन. आप कंसिडर करिए एक हिस्टोरिकल सिचुएशंस को जहाँ पे जो जनरल पब्लिक है वो प्रोहिबिटेड है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट and the government of that time imposed heavy taxes on it. अब बच्चों यहाँ पे आपको एक सिचुएशन को क्या करना है, कंसिडर करना है जहाँ पे जनरल पब्लिक है उनको प्रोहिबिट किया गया है, उनको मना किया गया है कि आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो नमक को, सॉल्ट को, एंड जो गवर्नमेंट है वो उस टाइम पे उन पे हेवी टैक्सेस को भी इम्पोज करती है. नेम द मूवमेंट रिलेटेड टू इट. अब आपको क्या करना है, आपको ये जो मूवमेंट चलाई गई थी उसका नाम बताना है, राइट? सो आप इंटरनेट की हेल्प से यहाँ पे इस मूवमेंट का नाम ढूंढेंगे और इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे. दैट इज योर होमवर्क. नाउ कमिंग टू आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म. राइट हम देखने वाले हैं कि ये जो नेशनलिज्म है वो कैसे इमर्ज हुआ. सो द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया इट लेड टू द क्वेश्चन. उसकी वजह से क्वेश्चन अराउज हुआ, व्हाट इज इंडिया एंड Who is it for? ये इंडिया क्या है और ये किसके लिए है? The answer was India is for all its people. हमारा जो भारत है वो हमारे भारत के लोगों के लिए है, regardless of any class, regardless of any color, caste, creed, language and gender. हम किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं और सारे ही लोगों के लिए जो कि भारत के लोग हैं उन्हीं का ही भारत है. This realization sparked the desire of सेल्फ रूल. अब बच्चों ये जो रियलाइजेशन था जो कि हुआ उसकी वजह से एक डिजायर आया कि सेल्फ रूल होना चाहिए और जो ब्रिटिश का कंट्रोल है उसको हमें एंड करना चाहिए ओवर इंडियाज रिसोर्सेज एंड पीपल. क्योंकि ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर रहे थे और हमारे इंडिया के लोगों को बहुत ही इल तरीके से ट्रीट भी कर रहे थे. पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म्ड आफ्टर 1850 AD. तो बच्चों 1850 AD के बाद बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे जिनको फॉर्म किया गया बाय द इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हु वर्क टुवर्ड्स दिस गोल. और उन्होंने अच्छे से अपने गोल के टुवर्ड्स काम भी किया. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया 1885 AD में. एंड उनके लीडर्स कौन कौन थे? तो बच्चों उनके लीडर्स थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी एंड फिरोज शाह मेहता. तो ये दोनों ही क्या थे बच्चों? ये दोनों ही लीडर हुआ करते थे और दोनों की पिक्चर आपको यहाँ पर अच्छे से दी हुई है. नाउ द कांग्रेस डिमांडेड. तो बच्चों जो कांग्रेस है उसने डिमांड किया और क्या डिमांड किया? ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने कहा कि जो हमारा गवर्नमेंट है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ज्यादा तरीके से इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए.
लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विद मोर पावर एंड रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने कहा कि हमारे इंडिया के लोगों के लिए भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होने चाहिए और उस पर ज्यादा पावर होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए। इंडियाज इन हाई गवर्नमेंट पोजीशंस, जो इंडियंस हैं उनको हाई गवर्नमेंट पोजीशंस देनी चाहिए एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम इन इंडिया, और उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट पोजीशंस हैं उनको अचीव करने के लिए सिविल सर्विस एग्जाम्स भी होने चाहिए। रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उन्होंने कहा कि जो लैंड रेवेन्यू है और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको भी रिड्यूस किया जाना चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा फंड्स देने चाहिए ताकि वो इरिगेशन अच्छे से कर पाए। रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उन्होंने कहा कि रिपील होना चाहिए आर्म्स एक्ट एंड हमें क्या देनी चाहिए, हमें फ्रीडम देनी चाहिए ताकि हम बोल पाए, हम स्पीच कर पाए और अपने एक्सप्रेशंस को भी बता पाए, राइट। सो द अर्ली कांग्रेस लीडर्स वर मॉडरेट इन देयर अप्रोच, तो बच्चों जितने भी अर्ली कांग्रेस के लीडर्स थे वो अपने अप्रोच में काफी ज्यादा मॉडरेट थे, जिसमें वो यूज करते थे न्यूज़पेपर को, आर्टिकल्स को, स्पीचेस को, ताकि वो क्या कर पाए बच्चों, रेज कर पाए पब्लिक अवेयरनेस को अबाउट द अनजस्टिस नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। Now they believed that the British would accept their just demands if they express them clearly। तो वो क्या बिलीव करते थे कि जितने भी ब्रिटिश के लोग हैं वो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे उनके डिमांड्स को अगर वो उनको अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे कि वो चाहते क्या हैं। Now coming to our next topic, which is freedom is our birthright। फ्रीडम हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, राइट। सो बाय द 1890s बहुत सारे इंडियंस थे जो कि काफी ज्यादा अनहैप्पी थे विद द मॉडरेट अप्रोच ऑफ द कांग्रेस, क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा कि कांग्रेस का जो अप्रोच था वो काफी मॉडरेट था, राइट। बस वो क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स छाप रहे थे, राइट, ये सारी चीजें कर रहे थे, बट ये जो मॉडरेट अप्रोच है उससे कुछ हो नहीं रहा था। सो लीडर्स थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, पाल एंड लाजपत राय वांटेड मोर रेडिकल चेंजेस, ये तीनों ही काफी ज्यादा चेंजेस चाहते थे और ये चाहते थे कि जो इंडिया के लोग हैं वो सेल्फ रिलायंस बने। तो यहाँ पे आपके पास पिक्चर भी दी हुई है, ये पिक्चर है बाल गंगाधर तिलक की, राइट। सो वो किस चीज पे बिलीव करते थे, वो बिलीव करते थे कि हमें फाइट करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा अपनी आजादी के लिए, हमें फाइट करना पड़ेगा अपनी फ्रीडम के लिए, नॉट जस्ट रिक्वेस्टिंग इट, हमें रिक्वेस्ट की जगह हमें फाइट करना चाहिए। सो बच्चों यहीं पे ही बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्लोगन को लॉन्च किया जो कि था फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, आजादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। In 1905 AD, the British divided Bengal। तो बच्चों 1905 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने डिवाइड कर दिया था बंगाल को, which angered Indians across the country, जिसकी वजह से जितने भी कंट्री में इंडियंस थे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। द स्वदेशी मूवमेंट एमर्ज, तो इसी वजह से स्वदेशी मूवमेंट एमर्ज हुआ जिसने अपोज किया ब्रिटिश के रूल को एंड प्रमोट किया सेल्फ हेल्प को एंड नेशनल एजुकेशन को एंड इंडियन लैंग्वेजेस को। नाउ रेडिकल्स थे जैसे कि तिलक, उन्होंने एडवोकेट किया फॉर द मास प्रोटेस्ट, बॉयकॉट्स एंड इवन उन्होंने रेवोल्यूशनरी वायलेंस को भी उठाया टू अचीव स्वराज, मतलब कि सेल्फ रूल। तो बच्चों आपको यहाँ पे स्वराज का मतलब याद रखना है, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल। मीनवाइल जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे फॉर्म दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो बच्चों उन्होंने क्या फॉर्म किया, उन्होंने फॉर्म कर दिया था उस टाइम पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एंड सपोर्टिंग दी पार्टीशन ऑफ बंगाल, और उन्होंने जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसको काफी अच्छे से सपोर्ट भी किया एंड उन्होंने सीख किया कि उनको सेपरेट क्या मिल जाए बच्चों, इलेक्टोरेट्स मिल जाए फॉर मुस्लिम्स। नाउ इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू पॉलिटिशियन फोकसिंग ऑन देयर ओन रिलीजियस ग्रुप। इसी वजह से जितने भी पॉलिटिशियंस होते थे बच्चों वो सिर्फ अपने रिलीजियस ग्रुप के बारे में सोचते थे और उसने क्रिएट कर दिया डिविजन्स को, राइट, लोग अलग हो गए, यूनिटी नहीं रही। द कांग्रेस स्प्लिट हुआ इन 1907 AD विद मॉडरेट्स अपोजिंग बॉयकॉट्स एंड रेडिकल्स लाइक तिलक लीडिंग दी चार्ज आउटसाइड। और हमें क्या देखने को मिला, हमें एक मॉडरेट अपोजिंग बॉयकॉट देखने को मिले और ये कौन चला रहे थे, वो लीड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक, राइट। हाउएवर दे रीयूनाइटेड, लेकिन वो रीयूनाइट हुए इन 1915 AD एंड उन्होंने ज्वाइन कर लिया फोर्सेस को विद द मुस्लिम लीग इन 1916 AD और उन्होंने साइन किया लखनऊ पैक्ट टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन इंडिया।
देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। कैसे ये जो ग्रोथ हुआ है मास नेशनलिज्म का हम उसको जानेंगे। सो आफ्टर 1919 एडी द फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकम अ मास मूवमेंट। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला कि ये जो मूवमेंट चल रहा है नेशनलिज्म का वो धीरे धीरे मास में कन्वर्ट होते जा रहा था, जिसमें इन्वॉल्व क्या हो रहा था, जितने भी लोग थे चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ के हों, इंक्लूडिंग योर पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स, वुमेन्स और इवन जो बिजनेस ग्रुप्स थे वो भी इसमें इंक्लूड हो रहे थे। दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट चेंज फ्रॉम द अर्लियर डेज। तो बच्चों ये क्या था, ये बहुत बड़ा चेंज था अर्लियर डेज के कंपैरिजन में फॉर द फ्रीडम ऑफ for the struggle of freedom now which was largely led by educated elites। और उनको लीड किसने किया, उनको लीड किया बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड एलाइट्स ने। नाउ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इस शिफ्ट में। सो वन बाय वन उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस टाइम पे जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इट लेड टू अ वेरी मैसिव इंक्रीज इन मिलिट्री स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड प्राइजेस, जिसकी वजह से हार्डशिप्स हो रहा था फॉर द कॉमन पीपल। दूसरा रीजन क्या था बच्चों, बिजनेस ग्रुप्स, राइट, हाउएवर मेड ह्यूज प्रॉफिट्स। जितने भी बिजनेस ग्रुप होते थे वो बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट्स को कमाते थे फ्रॉम द वॉर, एंड उन्होंने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाए फॉर द ग्रोथ। दिस वॉर ऑल्सो लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ आर्मी, और इस वॉर की वजह से और ज्यादा आर्मी एक्सपेंशन हुआ विद मेनी इंडियन सोल्जर्स जो कि फाइट कर रहे थे अब्रॉड एंड रिटर्निंग विद अ न्यू फाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ colonial exploitation and a desire to oppose it। तो बच्चों बहुत सारे ऐसे नए नए सोल्जर्स थे जो कि एमर्ज हुए और उन्होंने कहा कि जो colonial exploitation है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। सो उनकी डिजायर थी कि वो इसको अपोज करें। नाउ द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 AD इंस्पायर्ड इंडियन नेशनलिस्ट। तो बच्चों ये जो रशियन रिवोल्यूशन है उसने जो इंडियंस थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया विद द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म एंड पीसेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल। सो जितने भी ये फैक्टर्स है बच्चों ये कंबाइन होते चले गए और इन्होंने क्रिएट किया वाइड स्प्रेड मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल विद पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ज्वाइनिंग इन। और सारे ही लोगों ने, चाहे वो कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से बिलोंग करते हो, उन सभी ने ही इसको ज्वाइन किया। Then we have our next topic जो कि है the advent of महात्मा गांधी। So महात्मा गांधी 46 year old internationally respected leader, वो वापस भारत में आए from the South Africa। और कब आए बच्चों, वो आए 1915 AD में। He had led non-violent marches, उन्होंने non-violent marches को लीड किया against racist restrictions in साउथ अफ्रीका, एंड इन्होंने यूनाइट किया इंडियंस को ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड रिलीजन्स एंड रीजन्स। और गांधी जी ने क्या किया बच्चों, जितने भी इंडियंस थे जो कि डिफरेंट रिलीजन्स के थे, जो कि डिफरेंट रीजन्स के थे, उन सभी को ही यूनाइट किया, उन सभी को एक साथ लेके आए। आफ्टर ए ईयर ऑफ ट्रैवलिंग अक्रॉस द इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द पीपल एंड देयर नीड्स, उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने ट्रैवल किया इंडिया में और उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि पीपल ऑफ इंडिया कैसे हैं, भारत के लोग कैसे हैं, उनकी ज़रूरतें कैसी हैं, एंड ही गॉट इन्वॉल्व इन लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण, Kheda and Ahmedabad, meeting future colleagues like राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने इन्वॉल्व हुए वो खुद किसमें, लोकल मूवमेंट्स में, चंपारण में, अहमदाबाद में, और वो अपने फ्यूचर कलीग्स से भी मिले जिनका नाम क्या था, राजेंद्र प्रसाद एंड वल्लभ भाई पटेल। नाउ ही लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर्स, उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली मिल वर्कर्स स्ट्राइक को लीड किया इन अहमदाबाद इन 1918 AD। So that is all about the advent of Mahatma Gandhi. Then we have our next topic जो कि है the Rowlatt सत्याग्रह। So in 1919 AD ये हमें देखने को मिला। गांधी जी कॉल्ड फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट दी रॉलेट एक्ट। अब गांधी जी ने क्या बोला बच्चों, गांधी जी ने स्टार्ट किया सत्याग्रह को किसके अगेंस्ट, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, विच क्यूब्ड फंडामेंटल राइट्स एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर्स, जो कि क्या कर रही थी बच्चों, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को डिक्रीज कर रही थी, रिड्यूस कर रही थी और स्ट्रेंथन कर रही थी पुलिस के पावर्स को। सो ही अलॉन्ग विद दी मोहम्मद अली जिन्ना एंड अदर्स कंसिडर्ड द एक्ट डेविलिश। और बच्चों
यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे गांधी जी ने बोला और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला कि ये जो एक्ट है ये डेविलिश है एंड ट्रायनिकल है। ऑन April 6, 1980 जितने भी इंडियंस हैं दे ऑब्जर्व अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन विद द डेमोन्स्ट्रेशंस, हड़ताल्स मतलब कि स्ट्राइक्स एंड प्रेयर्स। तो बच्चों जितने भी इंडियंस हैं उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे नॉन वायलेंट अपोजिशन होगा, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, मतलब कि स्ट्राइक करेंगे और प्रेयर्स भी करेंगे। सत्याग्रह सभा वर सेटअप, तो इसी वजह से सत्याग्रह सभा को सेटअप किया गया ताकि इस मूवमेंट को हम लोग लॉन्च कर पाए। विच वॉज द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि क्या था बच्चों, पहला ऐसा हमारा मूवमेंट था जो कि हम स्टार्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑल्दो लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज, लेकिन इसको तब भी सिटीज की तरफ रिस्ट्रिक्ट किया गया था। द मूवमेंट एम टू यूनाइट हिंदूज, इस बच्चों इस मूवमेंट का मेन एम क्या था कि हम यूनाइट कर पाए हिंदूज और मुस्लिम्स को अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, विद गांधी जी एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी अमंग पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, जिसमें गांधी जी ने क्या किया बच्चों, एम्फसाइज किया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिटी में रहना एंड हम सारे ही रिलीजन के लोगों को यूनिटी में रहना होगा। जलियांवाला बाग atrocities in the Amritsar inflicted by the General Dyer on Baisakhi Day which is on 13th April, वो बहुत ही ब्रूटल क्या था बच्चों, रिस्पॉन्स था to the protest leading to the Rabindranath Tagore to renounce his natehood in response to the massacre। So हमें क्या देखने को मिला बच्चों, जितने भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके अगेंस्ट हमें जलियांवाला बाग में एट्रोसिटीज देखने को मिली जो कि अमृतसर में था। एंड इसको इन्फ्लिक्ट किसने किया था, वो क्या था, जनरल डायर ने। और कब किया था, बैसाखी वाले दिन किया था जो कि था 13th of April, जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। Then we have Khilafat agitation and non-cooperation movement. So in 1920 AD जो ब्रिटिश थे उन्होंने इम्पोज किया था बहुत ही हार्श ट्रीटी को on the Turkish Sultan which angered Indians, स्पेशली मुस्लिम, जिसकी वजह से जो क्या थे बच्चों, जो इंडियंस थे स्पेशली जो मुस्लिम्स थे वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो चुके थे। Who wanted the Khalifa to who wanted the Khalifa to retain control over Muslims sacred places. So the Khalifat leaders जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, उन्होंने क्या किया, ज्वाइन किया फोर्सेस को विद द गांधी जी टू लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, उन्होंने गेन किया मोमेंटम को इन 1921 till 22 AD एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स थाउजेंड्स ऑफ लॉयर्स एंड अदर पार्टिसिपेटेड, और उन्होंने बॉयकॉट किया किसको बच्चों, ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस को, एंड सरेंडर कर दिया टाइटल्स को एंड बर्निंग फॉरेन क्लोथ्स, और जितने भी फॉरेन के क्लोथ्स थे उन सभी को ही वो लोग जलाने लग गए। नाउ ये जो मूवमेंट है वो पूरे ही कंट्री में स्प्रेड होता चला गया एंड विद पीपल लिंकिंग टू लोकल ग्रीवेंसेस एज वेल। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है पीपल्स इनिशिएटिव। अब हम देखने वाले हैं कि लोगों ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए। सो इन वेरियस रीजन्स जो पीपल होते थे बच्चों, पीपल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल, लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश रूल को काफी ज्यादा रेजिस्ट किया बहुत ही डिफरेंट वेज में। समटाइम्स उन्होंने बहुत ही वायलेंटली रेजिस्ट किया, समटाइम्स उन्होंने बहुत ही नॉन वायलेंटली उसको रेजिस्ट किया। इन गुजरात जो पीजेंट्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया हाई लैंड रेवेन्यू के खिलाफ, और उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया जाएगा। इन आंध्रा एंड तमिलनाडु जो लिक्विड शॉप्स थे उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया, एंड इन असम जो टी गार्डन लेबरर्स थे उनसे डिमांड की जा रही थी हायर वेजेस, तो उन्होंने उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इन पंजाब जो सिख थे दे सॉट टू रिमूव द करप्ट mahans from their gurudwaras and the movement united people across the communities। और इसी मूवमेंट की वजह से क्या देखने को मिला कि जो भी लोग हैं डिफरेंट रीजन्स के, डिफरेंट कम्युनिटीज के, वो आपस में यूनाइट हुए विद मेनी बिलीविंग, और बहुत लोगों ने बिलीव भी किया गांधी राज वॉज इमिनेंट। Now coming to the next topic which is the happenings of
22 till 1929 AD। अब हम देखने वाले हैं कि 1922 से 1929 AD तक कौन कौन सी चीजें हुई। सो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने क्या किया बच्चों, कॉल्ड ऑफ किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। कब किया, 1922 AD में, आफ्टर अ वायलेंट इंसिडेंट विच हैपन इन चौरी चौरा। नाउ उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने फोकस किया कंस्ट्रक्टिव वर्क पे इन रूरल एरियाज, जबकि जो अदर्स थे जैसे कि चिट्टा रंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू एडवोकेटेड फॉर फाइटिंग इलेक्शंस टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन यहाँ पे जो चिट्टा रंजन थे और कौन थे बच्चों, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने एडवोकेट किया किस चीज के लिए, फाइट किया इलेक्शंस को हेल्ड करवाने के लिए। नाउ द गांधीयंस एक्सटेंडेड देयर सपोर्ट बेस। जो गांधीयंस थे उन्होंने क्या किया बच्चों, अपने सपोर्ट बेस को थोड़ा एक्सटेंड किया थ्रू द सोशल वर्क एंड लीडिंग टू द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसकी वजह से सक्सेसफुली लॉन्च हुआ आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कब हुआ बच्चों, 1930 AD में। एंड मिड 1920 में हमें क्या देखने को मिला बच्चों, फॉर्मेशन देखने को मिला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में RSS के नाम से भी जानते हैं। एंड जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है विद डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज हमें देखने को मिली। भगत सिंह जो कि कौन थे बच्चों, रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड 1929 AD द कांग्रेस रिजॉल्व टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑब्जर्विंग इंडिपेंडेंस डे ऑन January 26, 1930 AD। और बच्चों जो कांग्रेस है उन्होंने रिजॉल्व किया कि वो फाइट करेंगे फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, हमें पूरी आजादी चाहिए। एंड उन्होंने ऑब्जर्व भी किया कि जो इंडिपेंडेंस डे है वो हम कब मनाने वाले हैं, 26 जनवरी 1930 AD को। नाउ फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज द मार्च ऑफ दांडी। सो इन 1930 AD महात्मा गांधी ने लीड किया बहुत ही रिमार्केबल 240 माइल मार्च फ्रॉम द साबरमती टू द कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। एंड उन्होंने चैलेंज किया ब्रिटिश सॉल्ट लॉ को दैट टैक्सेड अ वेरी नेसेसिटी लाइक सॉल्ट। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ ब्रिटिश के सॉल्ट लॉ को जो उन्होंने पास किया है। एंड ये जो बोल्ड मूव था उसने क्या किया, यूनाइट कर दिया लोगों को फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ लाइफ विद पीजेंट, जिसमें हमें पीजेंट्स, ट्राइबल्स एंड वुमेन्स भी दिखी जिन्होंने ज्वाइन किया लार्ज नंबर में। नाउ जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया ऑफ कोर्स, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया बहुत ही ब्रूटल फोर्स के साथ एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया। बट बच्चों जो मूवमेंट्स था उसने इम्पैक्ट किया अल्टीमेटली विच लेड टू द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड इलेक्शंस हमें देखने को मिले 1937 AD में विद द कांग्रेस फॉर्मिंग गवर्नमेंट्स इन 7 प्रोविंसेस, जिसमें से कांग्रेस ने क्या किया बच्चों, फॉर्म किया 7 प्रोविंसेस को। नाउ कमिंग टू द पिक्चर, ये पिक्चर है दांडी मार्च की। फिर आया बच्चों क्विट इंडिया एंड लेटर। सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो गांधी जी थे उन्होंने लॉन्च किया क्विट इंडिया मूवमेंट को, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन को, एंड डिमांड किया कि इमीडिएट इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए हमें ब्रिटिश रूल से। सो जो ब्रिटिश है उन्होंने रिफ्यूज किया, राइट, एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन दी प्रोटेस्ट। और जितनी भी कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज थी वो प्रोटेस्ट में खड़ी हो गई। द मूवमेंट स्प्रेड लाइक दी वाइल्ड फायर, और ये जो मूवमेंट था वो एक आग की तरफ फैलता चला गया और उसने अट्रैक्ट किया बहुत सारे पीजेंट्स को, यूथ को, with widespread attacks on the symbols of state authority। और उन्होंने क्या किया बच्चों, अटैक किया जो भी सिंबल्स थे स्टेट अथॉरिटी के उनको। नाउ जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया विद सीवियर रिप्रेशन और उन्होंने अरेस्ट कर दिया ओवर 90,000 पीपल को एंड उन्होंने 1,000 लोगों को मार भी दिया। डिस्पाइट दी वायलेंस जो रिबेलियन था वो अल्टीमेटली वीकन होता चला गया एंड जो ब्रिटिश का ग्रिप है वो भी धीरे धीरे छूटता चला गया ऑन इंडिया। Then we have towards independence and partition। So बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे the Muslim League 1940 AD resolution demanding independent state for Muslim। तो बच्चों जो मुस्लिम लीग थी जो बनाई गई थी उन्होंने ये मांग रखी कि जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए एंड इट मार्क द सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडिया जर्नी टू इंडिपेंडेंस। और बच्चों इस चीज की वजह से हमें बहुत ही बड़ा एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला इंडिया की इंडिपेंडेंस में। दिस डिमांडेड
spread stemmed from the League's growing conviction that Muslim constituted a separate nation from Hindus, fueled by historical tensions between two groups in 1920s and 1930s. तो बच्चों ये जो लीग ने डिमांड रखी थी उसकी वजह से एक हिस्टोरिकल टेंशन होना अराउज हो गई थी, और वो भी दो ग्रुप के बीच में, जो कि था हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम नहीं चाहते थे कि वो हिंदू लोगों के साथ रहे. सो दैट्स व्हाई दे आर डिमांडिंग कि उनको एक अलग स्टेट चाहिए. सो द प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1937 AD उन्होंने फर्दर सॉलिडिफाई किया इस बिलीफ को एज मुस्लिम इमर्ज एज द माइनॉरिटी फोर्सेस. और उस टाइम पे मुस्लिम कैसे इमर्ज हुई बच्चों? एक माइनॉरिटी फोर्स की तरह इमर्ज हुई, डिस्टेंट टू प्ले सेकंड फिडल इन एनी डेमोक्रेटिक सेटअप. नाउ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हमें देखने को मिले हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टू द लीग्स डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. सो सबसे फर्स्ट था उनका फियर ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेशन. सो जो लीग थे उनको डर था इस बात का कि ये जो मुस्लिम्स हैं उनको अनरिप्रेजेंटेड कर दिया जाएगा इन अ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉम्प्ट डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स. और उन्होंने इसी वजह से डिमांड क्या की कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिए जाएंगे. तो उन्होंने कहा कि हमारा सेपरेट नेशन होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए. कांग्रेस रिजेक्शन, दूसरी चीज ये थी कि ये जो कांग्रेस थी बच्चों, सो द कांग्रेस रिफ्यूजल टू फॉर्म अ जॉइंट गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 AD एंटागोनाइज द लीग. अब बच्चों जो कांग्रेस है उसने क्या किया? उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो एक जॉइंट गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं करने वाले हैं इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस. सो इसी वजह से आपको ये रिबेलियस देखने को मिला. उसके अलावा कांग्रेस फेलियर्स टू मोबिलाइज मुस्लिम सपोर्ट. कांग्रेस क्या नहीं कर पाए बच्चों? मोबिलाइज ही नहीं कर पाए मुस्लिम के सपोर्ट को, विच मीन्स कि कांग्रेस की जो इनएबिलिटी थी टू rally Muslim masses in the 1930s allowed the league to broaden to its social base. सो जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो ब्रिटिश का नेगोशिएशन था विद द कांग्रेस विद द लीग एंड देमसेल्फ फेल्ड, वो भी फेल्ड हुआ. किस वजह से बच्चों? क्योंकि हमें लीग की यहाँ पे इंसिस्टेंस देखने को मिली ऑन बीइंग द सोल स्पोक पर्सन फॉर इंडियाज मुस्लिम. तो ये सारे ही रीजंस थे जिसकी वजह से हमें ये देखने को मिला. नाउ द इवेंट्स दैट फॉलोड अल्टीमेटली लेड टू पार्टीशन. अब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से पार्टीशन हुआ, जैसे कि इलेक्शंस ऑफ 1946 AD. सो लीग सक्सेस in Muslim reserve seat contrasted with Congress performance in the general constituencies. इसी वजह से हमें क्या देखने को मिला? पार्टीशन देखने को मिला. सेकंड था आपका मिशन. सो ब्रिटिश कैबिनेट प्रपोजल फॉर यूनाइटेड इंडिया विद द ऑटोनोमस मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, उनको रिजेक्ट कर दिया गया बाय बोथ कांग्रेस एंड द लीग. तो यहाँ पे क्या देखने को मिला बच्चों? जो ब्रिटिश कैबिनेट का प्रपोजल था कि एक यूनाइटेड इंडिया रहेगा जिसमें क्या होगा? ऑटोनोमस हमें मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज भी रखने पड़ेंगे. वो जो उनका आइडिया था उनको रिजेक्ट कर दिया गया कांग्रेस के द्वारा और लीग के द्वारा, जिसकी वजह से हमें पार्टीशन देखने को मिला. देन आता है डायरेक्ट एक्शन डे. सो लीग मास एजिटेशन ऑन अगस्त 16 1946 AD, जिसकी वजह से स्पार्क हुए राइट्स इन कोलकाता क्लेमिंग द थाउजेंड्स ऑफ लाइफ. इसकी वजह से भी हमें पार्टीशन देखने को मिला. वायलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा हुआ क्योंकि वाइड स्प्रेड हमें वायलेंस देखने को मिल रहा था, डिस्प्लेसमेंट इंश्योर हो रहा था, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हमें देखने को मिल रही थी एंड मिलियंस ऐसे लोग थे जिनको फोर्स किया जा रहा था कि वो अपना घर छोड़ दे. Now, the partition of India and the birth of Pakistan came at a steep price. अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि जो पार्टीशन हुआ इंडिया का और जो बर्थ हुआ पाकिस्तान का, वो हमें बहुत ही हेवी प्राइस पे देखने को मिला, which is marred by violence, displacement and untold brutalities. So, the joy of independence was thus tempered by the pain of partition. लेकिन जितना भी जॉय था, जितनी भी खुशी थी आज़ादी की, वो पूरी की पूरी टेम्पर्ड हो चुकी थी, वो पूरी पूरी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पेन किस चीज का था? पार्टीशन का. So, Sardar Vallabhbhai Patel was instrumental in securing India's independence, leveraging his leadership skills in crucial negotiations from 1945 AD till 1947 AD. Now, he was born in Gujarat. Patel's remarkable journey from humble roots to prominence in the national
Congress showcased his unwavering dedication। तो यहाँ पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने वो बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे, उन्होंने सिक्योर किया था इंडिया के इंडिपेंडेंस को। एंड उन्होंने किस वजह से किया था? क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी लीडरशिप स्किल्स थी एंड उन्होंने बहुत ही क्रूशली नेगोशिएट भी किया था फ्रॉम 1945 टिल 1947 एडी। और वो बॉर्न हुए थे गुजरात में। एंड अगर हम देखें उनकी जर्नी को तो वो बहुत ही हम्बल थे अपने रूट्स में। एंड उन्होंने क्या किया बच्चों? प्रोमिनेंस किया इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस शोकेस्ड हिन अनवेवरिंग डेडिकेशन। और यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो शोकेस करती है आपको उनकी डेडिकेशन को। और यहाँ पे आपको उनकी पिक्चर भी गिवन है। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी? हमने पढ़ा कि जो नेशनलिज्म है वो इमर्ज हुआ था इंडिया में, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ग्रेट डिजायर देखने को मिला सेल्फ रूल का, एंड एंड भी हुआ ब्रिटिश कंट्रोल का। उसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको स्टैब्लिश किया गया था 1885 एडी में, और उन्होंने डिमांड भी किया था ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म्स को। जो अर्ली कांग्रेस लीडर्स थे वो मॉडरेट थे, वाइल जो रेडिकल्स थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एडवोकेट किया फॉर द मोर ड्रास्टिक चेंज। द स्वदेशी मूवमेंट वो इमर्ज हुआ और उसमें प्रमोट किया गया सेल्फ हेल्प को एंड नेशनल एजुकेशन को। फिर हमने कांग्रेस स्प्लिट देखा इन 1907 एडी, बट वो रियूनाइट हो गए थे 1915 एडी में एंड उन्होंने ज्वाइन कर लिया था फोर्सेस को विद द मुस्लिम लीग इन 1916 एडी। उसके बाद हमने देखा कि महात्मा गांधी वापस इंडिया आए थे 1915 एडी में एंड उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स को लीड भी किया था, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर हमने द क्विट इंडिया मूवमेंट देखा, जिसको लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड इसमें डिमांड किया गया था इमीडिएट इंडिपेंडेंस की। जो मुस्लिम लीग थी वो डिमांड कर रही थी कि ऑटोनोमस हमें रीअरेंजमेंट चाहिए फॉर द मुस्लिम, जिसकी वजह से हमें पार्टीशन देखने को मिला इंडिया का एंड पाकिस्तान का इन 1947 AD। सो दैट इज ऑल अबाउट लेसन एको। सो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद योर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।